आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। शुक्रवार की शाम है और तारीख है 9 जुलाई। मैं नितिन ठाकुर ले आया हूं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें और साथ ही चुनिंदा अहम खबरों पर एनालिसिस भी होगा। जैसे कोरोना गया नहीं लेकिन जीका के लौटने का समाचार मिला है। बताएंगे इस वायरस के बारे में। विदेश मंत्री ईरान, रूस, जॉर्जिया के दौरे पर हैं। इस यात्रा में उन्होंने चीन से लेकर अफगानिस्तान पर जो जरूरी बातें कही हैं, एक्सपर्ट से उनके मायने समझेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद आप लगातार सुनते रहे कि उसका असर यूपी पर क्या होगा, साउथ में क्या रहेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आज एक नजर उधर भी डालेंगे। लास्ट में फुटबॉल पर गर्मा गर्म चर्चा होगी क्योंकि दुनिया के 2 बड़े मुकाबलों के फाइनल मैच अब बस खेले ही जाने वाले हैं संडे को। लेकिन पहले प्रतिज्ञा से हेडलाइन सुनते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेशी और भारतीय जमातियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को समन भेजा है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों जिलों के पुलिस प्रमुखों को व्यक्तिगत तौर पर 15 जुलाई को अदालत में तलब किया है। हाईकोर्ट ने जमातियों के खिलाफ धारा 307 लगाने पर भी सवाल उठाया है। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले देश में कम हो रहे हैं। कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में सामने आ रहे कोरोना के कुल नए मामलों में से 32% मामले केरल से आ रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट को लेकर हुई DDMA की बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पास किया गया है। बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने पर एक्शन प्लान को लेकर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब प्रदेश में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब इंडोर आयोजनों में 100 लोग शिरकत कर सकेंगे, जबकि आउटडोर आयोजन के लिए 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी। पाबंदियों में यह ढील सोमवार यानी 12 जुलाई से प्रभावी होगी। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल ने ऐलान किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सभी बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई और पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस सरकार कराएगी। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी CEO समेत 2 पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देश अभी कोरोना के संकट से निकला नहीं कि नई मुसीबत सामने आ गई। वैसे नया कहना भी गलत है, संकट पुराना है, बस लौट आया है। बात जीका वायरस की है, जिसका पहला केस केरल में मिला है। मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी से 24 साल की एक गर्भवती महिला संक्रमित हो गई। जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने दी है। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम में इस वायरस के 13 संदिग्ध मामले और पाए गए हैं। तो बात जीका की थोड़ी देर में करूंगा, पर केरल का असली चैलेंज ये है कि कोरोना के केस इस राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब पूरे देश में सबसे तेज कहें तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र के साथ ये राज्य अब कोरोना का एपिसेंटर है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कल की कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र और केरल को लेकर चिंता जताई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि कुल नए मामलों में 32% केरल से आ रहे हैं और 21% महाराष्ट्र से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। सबसे बड़ी बात की जो केरल का है, ऑलमोस्ट 1/3 न्यू केसेस, जैसे आप लीजिए लास्ट 24 आवर का, तो 43,393 इंडिया का था। और अगर आप केरल का नंबर आप देखिए तो 13,772, ऑलमोस्ट 1/3 केसेस जो है वो केरल से आ रहे हैं। और अभी अगर एक्टिव केसेस की आप बात करें तो करीब 78% आज के डेट का, 2 डेज लास्ट 24 आवर में 78% जो है एक्टिव केसेस, यानी कि करीब 2216 केसेस वो केरल से हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि केरल कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है केरल के लिए ये वायरस, कोरोना वायरस। लेकिन आप ओवरऑल अगर दूसरी चीज देखें आज का ही नंबर्स में, तो डेथ का नंबर जो कि अल्टीमेट यानी कि सबसे ज्यादा जो जिसका इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा अभी भी महाराष्ट्र है। आज का डेट देखिए तो 439 के आसपास जो डेथ है।
तो ये नंबर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू केरल। 48% टोटल इंडिया का जो है टॉप 5 स्टेट जो है इंडिया में जो डेथ के, वो अगर उसका 48% महाराष्ट्र से अकेले, तो ये जो दोनों स्टेट हैं 15% करीब 16% 142 के आसपास जो है वो डेथ हुई है वो केरल से है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि टोटल जो इंडिया में डेथ हो रही है उसका 16% करीब केरल से और 48% यानी कि तकरीबन 50% वो महाराष्ट्र से है। लेकिन ओवरऑल जो रीजन है कि सबसे बड़ी बात दो रीजन है। एक तो ये कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा केरल में हो रही है और इवन आप टीपीआर का भी नंबर लें यानी कि केस और टेस्ट के रेशियो का, तो वो ज्यादा है, करीब करीब 10% से एबव है। 10.83 है अगर आज का, और एक महीना पहले का अगर कंपैरिजन करें तो वो 13.53 है। तो ग्रेजुअली बहुत ही माइनर डिटेल, लेकिन फिर से लास्ट एक तरह से कहा जाए कि लास्ट वीक से वो बढ़ा हुआ है, बहुत ही माइनर। ये दो स्टेट महाराष्ट्र और केरल, एक्टिव केसेस वहाँ सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ट्रेंड महाराष्ट्र के लिए क्योंकि वहाँ डेथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू केरल। और ये एक बड़ा चैलेंज है अगर देखा जाए तो 48% आज के टुडेज का जो ये मतलब अगर नंबर्स लें आज का करंट नंबर तो लें, लेकिन अगर ओवरऑल भी लेते हैं हम डेथ का नंबर क्यूमुलेटिव में भी तो 31% के अराउंड जो डेथ हैं वो महाराष्ट्र से है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और उसमें केरल टॉप 5 में नहीं है क्यूमुलेटिव ले तो डेथ्स में। तो ये एक बड़ा बेसिक फर्क है। हालांकि केसेस, एक्टिव केसेस नो डाउट केरल में भी 15-16% एक तरह से ऐड हो रहे हैं। जैसे कि आज ही मैंने बताया कि 1/3 जो नए केसेस थे वो केरल से आए हैं। तो ये एक चैलेंज है कि टेस्टिंग जो है ज्यादा हो रही है और इवन वैक्सीनेशन भी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों स्टेट चैलेंज बने हुए हैं। दीपू जी, एक बात और है कि कुछ दिनों से केस कम हो रहे हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब ऊपर नीचे मामला चलता रहता है, एक दिन बढ़ते हैं दूसरे दिन एकदम कम हो जाते हैं। देखिए ये एक वो रीजन जरूर हो सकता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जैसे कि केसेस का ले लें कि अभी 43,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, 43,393, यानी कि तकरीबन मान के चलिए कि 43,400 केसेस रिपोर्ट की गई है। उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन, वो तो ठीक है कि लोग ज्यादा आने लग रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग का पैटर्न आप देखिए, टेस्टिंग का पैटर्न डे वाइज पैटर्न आप देखेंगे तो जिस तरह से, क्योंकि हर टेस्ट के 2 या 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आती है तो उसमें काउंट होता है जाकर के, उसी दिन का टेस्ट का नहीं रिपोर्ट होता है। तो आप जब पैटर्न देखिए तो बहुत जिग-जैग होता है और उसमें 5 जुलाई का आप देख लीजिए, 5 जुलाई के बाद थोड़ी सी टेस्टिंग जैसे ही बढ़ती है नंबर से बढ़ जाते हैं। आप जैसे कि आप 5 जुलाई को आप देखेंगे कि 34 या 35 हजार के केसेस इंडिया में रिपोर्ट किया है, न्यू केसेस अगर आप देखें, और अब उस समय के अगर आप जो नंबर केसेस के देखें अभी के तो वो 43,000, तो उसी रेशियो में टेस्टिंग भी डाउन थी और ये लगातार चल रहा है। ओवरऑल अगर केसेस की भी बात करें तो अगर हम जुलाई का लास्ट 2020 का भी नंबर्स देखें, अगर उसको कंपेयर करें कि क्या ये किसी तरह का कोई सिमिलरिटी है, तो ऑलमोस्ट डबल नंबर हैं अभी भी। अगर हम 9 जुलाई के आसपास का नंबर अगर हम कंपेयर करें तो साल भर पहले, क्योंकि तब से केसेस लगातार फर्स्ट वेव शुरू होने वाला था और एक तरह से ट्रेंड दिखना शुरू हो गया था। और उस समय जो केसेस थे करीब करीब 24,879 के आसपास थे और आज आप देख रही हैं 43,393 है। तो और एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट डबल केसेस। तो ये पैटर्न जो टेस्टिंग है वो भी है और साथ साथ लोगों की गैदरिंग, जो लोग अचानक एक साथ झटके से अनलॉक के बाद एक तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। नो डाउट वो एक रिस्क में अपने को लोग डाल जरूर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये टेस्टिंग पर डिपेंड है कि कितना टेस्टिंग हो रही है और वो फ्लक्चुएट करती है, वो स्टेडी नहीं रहती है। आप 10 दिन की टेस्टिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस रहेंगे, किसी दिन बहुत ज्यादा है, किसी दिन बहुत कम है। ये थे दीपू राय। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले जीका वायरस की बात कर रहा था। इसकी मॉनिटरिंग के लिए केंद्र ने 6 मेंबर्स की टीम को केरल भेजा है। और क्या है ये वायरस और कितना भयानक है ये हम सबके मन में है, तो हमने इस बारे में सवाल किया जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रविकांत पोरवाल से। देखिए, जीका वायरस अगेन एक प्रकार का आरएनए वायरस है जो मतलब कोरोना के पहले एक लोकलाइज्ड आउटब्रेक के फॉर्म में आया था। अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो केरला के अंदर इसके इनिशियल केसेस मिले थे और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और कुछ और जगहों पर इसके आउटब्रेक्स हुए थे। सो इट्स अगेन अ वायरल
ऑर्गेनिज्म जो एक कॉमन वायरस है और अमूमन लोकलाइज्ड आउटब्रेक की तरह होता है। यह जो वायरस होता है ये मच्छर के काटने से मनुष्य के अंदर फैलता है। जैसे मच्छर के काटने से डेंगू होता है, इसी तरह से जीका वायरस भी हो सकता है। जो डेंगू का इन्फेक्शन होता है वो जिस मच्छर के काटने से फैलता है उसको हम एडीज बोलते हैं, और जीका वायरस भी उसी मच्छर के काटने से फैलता है। सो अगर अब हम इस चीज की बात करें कि कोरोना के पैंडेमिक के दौरान अगर ये वायरस आया है, कुछ केसेस निकल के आए हैं, तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस होगी, तो मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी हम लोग कोरोना की लड़ाई से बस संभल रहे हैं। ऐसे समय पे किसी भी दूसरे इन्फेक्शन का हमारी कम्युनिटी में आना एक अच्छे संकेत नहीं है। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर और बर्डन ला सकता है, बीमारियों को बढ़ा सकता है। ऑलरेडी मानसून का सीजन है जो कि मच्छरों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है और ये आउटब्रेक जोर पकड़ता है तो हमारे हेल्थ केयर रिसोर्स के लिए ये एक नुकसान हो सकता है। जीका के इलाज के बारे में कुछ बताइए सर, और बचने के लिए क्या करें? देखिए, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जीका वायरस का नहीं है। जीका वायरस जैसा मैंने बताया एक प्रकार का होने वाला डेंगू के जैसा वायरस है, और अमूमन मच्छर के काटने के बाद ये इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो बुखार, हाथ पैरों में दर्द, आंखों में जलन होना, आंखों में लालपन होना, शरीर पे चकत्ते आना, रैशेज आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन का नहीं है। हमें केवल सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही मरीज को देना होता है, जिसमें अमूमन लक्षणों के आधार पर दिए जाने वाली दवाइयाँ होती है। जैसे बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, उल्टी है तो उल्टी की दवाइयाँ दी जाती हैं, पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, और अगर पेशेंट के पेट में दर्द है तो दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं। सो ओनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट जीका वायरस का होता है। कोई स्पेसिफिक दवा या स्पेसिफिक इलाज इसका नहीं है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात करें, जैसा मैंने बताया इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर इसका वेक्टर होता है जो जब मनुष्यों को काटता है तभी इन्फेक्शन होता है। तो बचाव का सबसे सिंपल तरीका है कि अमूमन अपने घरों में या घरों के आसपास ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें कि वहाँ मच्छरों का प्रकोप हो। कोई पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसे नहीं होने दें। अभी जस्ट गर्मी चल रही है, कूलर का प्रयोग अधिकतर घरों में होता है। पानी की साफ सफाई रखें, अपने जो कंटेनर्स हैं उनको खुला नहीं रखें, पानी इकट्ठा नहीं होने दें जहाँ पर एडीज मच्छर पनपता है। मच्छर से बचने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग किया जाए। हम फुल स्लीव्स क्लॉथ्स पहने ताकि मच्छर हमें काटे नहीं, और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का प्रयोग करें। इस प्रकार से अगर हम एक पर्सनल फिजिकल हाइजीन रखेंगे और उसके साथ साथ अगर हम एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब हमारे घर के आसपास के एनवायरमेंट को भी अगर स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे तो डेफिनेटली जीका वायरस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। वायरस के हमले के बीच हर कोई खौफ में है ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसी है नहीं। कुछ लोग इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि हिल स्टेशंस पर परिवारों के साथ निकल पड़े और कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां जमकर उड़ाईं। आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल रोहतांग पास गए और वहां घूमने वाले कुछ लोगों से बात की। आप भी सुनिए सैलानी क्या कह रहे हैं। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज, आप क्या करते हैं? और ये बताइए कि पीछे तो डर था कोरोना का, अब वो कैसे भगाया आपने? कोरोना तो जब पंजाब में थे तभी नहीं हमने माना कोरोना कोई चीज है। जब कोरोना था तब भी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं, जीने आए हैं। अभी आगे और जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे। मतलब कि जहाँ आगे ऐसा पता चल रहा है कि पंजाब में क्या है, कुछ नहीं है। बस कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, उससे डर लग रहा है? कुछ डर नहीं है। डर लग रहा तो घर में बैठे होते। तो आप बताइए, यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा है और पूरे देश में ये डर फैला हुआ कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आएगी। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम तो मास्क भी नहीं पहना। मास्क तो बस वो करेंगे। हम तो आपसे सुन रहे कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी, हमें तो नहीं लगता कि आएगी। पहले बुला चुका है तीसरी लहर को। और कुछ फर्क नहीं पड़ता अब तो। भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया। अब आप घूमने फिरने आओ, नज़ारे लो जिंदगी के। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले। दिल्ली हुई या आसपास कहीं पे भी लोग ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको निकलना है बाहर।
और हम खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे दिल्ली में रह कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो एक ब्रेक चाहिए था। तो सुना आपने कि लोगों के पास अपनी लापरवाहियों को जस्टिफाई करने के लिए दलील बेहिसाब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इसे रिवेंज ट्रेवल का नाम दिया है। मतलब कि कह रहे हैं वो कि लोग जो हैं बेधड़क घूम रहे हैं और लग रहा है कि एक बदला जैसा कुछ ले रहे हैं। तो ऐसा टूरिज्म ये नजर आ रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान और फिर रूस की यात्रा के बाद अब जॉर्जिया की ओर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान है, जहां उथल पुथल मची है। रूस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने चीन से रिश्तों को लेकर किए सवाल पर एक जवाब भी दिया, वो सुनाते हैं। Last 1 year, there has been a lot of concern about the relationship because, पिछले 1 साल से भारत के चीन के साथ संबंध को लेकर बहुत चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि हमारी सीमा को लेकर जो समझौते किए गए थे, चीन ने उनका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद गड़बड़ा गई है। is the foundation of a relationship with a neighbor. So naturally, if the foundationship has got disturbed, so has the relationship. वैसे चीन को लेकर उन्होंने विस्तार से बातें कही हैं, वो भी समझेंगे, लेकिन पहले ईरान और रूस के दौरे से क्या टेकअवेज मिले, उन पर हमने बात की इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर हर्ष पंत से। ईरान और रूस की यात्रा विदेश मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण इस मुद्दे को लेकर रही, जिससे भारत, रूस और रूस तीनों ही जूझ रहे हैं, और वो है मुद्दा अफ़गानिस्तान का। जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान में हालात बदल रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, और जिस तेज़ी से अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और नेटो वहाँ अपना फुटप्रिंट कम कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो सबसे पहले जो क्षति पहुंचेगी वो भारत, रूस और ईरान जैसे देशों के हितों को पहुंचेगी। तो उसको देखते हुए विदेश मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही जगह उन्होंने अफ़गानिस्तान पर चर्चा करी और अफ़गानिस्तान को लेकर आगे किस प्रकार की रणनीति अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क, खासकर रूस, ईरान और भारत बनाएंगे, इस पर आगे बात बढ़ने की संभावना इस विजिट के बाद खुल जाती है। चीन को लेकर विदेश मंत्री ने बहुत कुछ बोला है, सीमा विवाद पर वो गुस्साए भी। तो जो कुछ बोले, क्या उससे भविष्य की रणनीति कुछ समझ में आ रही है? चीन को लेकर भारत सरकार का, विदेश मंत्री का बहुत समय से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दुनिया को ये जा रहा है कि चीन चीन ने एक एग्रेसिव पॉलिसी भारत की तरफ अपनाई है, अख्तियार करी है, और जिस तरह से उसने बॉर्डर में यूनिलैटरली स्टेटस को बदला है, उसको चीन बदलने को तैयार नहीं दिख रहा है। और भारत भी अपनी जगह से हिलता हुआ नहीं नज़र आएगा। भारत भी उसका मुकाबला करेगा, और भारत भी ये क्षमता रखता है कि भारत पर अगर अग्रेशन होगा तो उसका जवाब भारत दे सकेगा। तो जहाँ तक रणनीति की बात है, रणनीति में साफ ये नज़र आ रहा है कि चीन के खिलाफ भारत अपनी पार्टनरशिप्स को डेवलप कर रहा है और अपनी कैपेसिटीज़ को बना रहा है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, बॉर्डर पर सेना की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, और एक वॉलेटाइल LAC के लिए भारत तैयार दिख रहा है। क्योंकि अगर चीन भारत की सेंसिटिविटीज़ को लेकर सतर्क नहीं है, तो भारत भी इस काफ़ी ऐसे विषय हैं जिनको लेकर अपनी रणनीति एक नए सिरे से खोजने की ज़रूरत को समझ रहा है। हर्ष जी, अफगानिस्तान एक अहम टॉपिक था इस दौरे में, उसे लेकर भारत का प्लान कुछ समझ आया हो तो बताइए। अफ़गानिस्तान को लेकर भारत इस बात से चिंतित है कि वहाँ पर तालिबान जिस तरह से गति पकड़ता जा रहा है और जो अफ़गान सरकार है उसको कमज़ोर करता जा रहा है, उसको लेकर भारत को पड़ोसी देशों के साथ बात करनी पड़ेगी। रूस और ईरान बहुत इम्पोर्टेंट देश हैं जिनके साथ भारत आगे की रणनीति बनाने की कोशिश करेगा। भारत ये भी कोशिश करेगा कि जो भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है अफ़गान सरकार की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में, और एक तरह से एक अफ़गानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने में जो भारत की कोशिशें अभी तक हुई हैं वो जारी रहें। और आगे आने वाले समय में
अफ़गानिस्तान एक ऑटोनमस सॉवरेन स्टेबल नेशन के तौर पर खड़ा हो पाए, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग ये डिसाइड करें कि उनका भविष्य कैसा होगा, ना कि बाहर की ताकतें। और इसके चलते भारत ने बात बार बार कही कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर शांति हो और अफ़गानिस्तान के चारों तरफ शांति हो, रीजनल पीस हो। और उस रीजनल पीस के तहत ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो देश जो अब तालिबान की रेडिकल आइडियोलॉजी से परेशान है और इस बात से परेशान है कि अगर तालिबान वापस से उस स्टेटस को पाता है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर वो पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, उसको देखते हुए रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म की बढ़ोतरी हो सकती है और उसका इम्पैक्ट अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर भी पड़ेगा। तो इस बात को लेकर भारत और दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ, खासकर रूस और ईरान के साथ काम करने को तैयार दिख रहा है। अपन लोग नॉर्थ साउथ इंडिया में उलझे रहते हैं, लेकिन जब कभी इससे आगे नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो एक पत्रकार और लेखक हैं अनिल यादव, वो याद आने लगते हैं। एक किताब है उनकी नॉर्थ ईस्ट को लेकर, वह भी कोई देश है महाराज। जानकार कहते हैं कि इस तरह की दूसरी कोई किताब लिखी नहीं गई है, ना ज़बान के मामले में, ना जानकारी के मामले में। खैर, ये तो भूमिका थी। बात आज नॉर्थ ईस्ट की करनी है, वो इसलिए क्योंकि मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें इस इलाके का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका ने एक अच्छा, बढ़िया, शानदार लेख लिखा है इस बारे में, और वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये कैबिनेट विस्तार ऐतिहासिक रहा है। कुल 5 लोग मंत्री बने हैं, 2 कैबिनेट और 3 स्टेट मिनिस्टर्स, सभी को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमने कौशिक डेका से बात की और पूछा कि कैबिनेट विस्तार जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या मायने रखता है, और खासकर असम और अरुणाचल के लिए, जहां के 2 लोगों ने कैबिनेट में जगह पाई। काफी अहमियत है। 2 लोगों को कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। ऐसे बहुत कम हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के, शायद हुआ नहीं है पहले, कि नॉर्थ ईस्ट के 2 मिनिस्टर्स को कैबिनेट रैंक मिला हुआ है और काफी सीनियर पोर्टफोलियोज मिले हैं। किरेन रिजिजू को लॉ मिनिस्ट्री मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सोनोवाल जी को मिला है, सर्बानंद सोनोवाल जो असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें मिला है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की मिनिस्ट्री, और साथ में आयुष भी मिला है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कई सारे इम्पोर्टेंस है, इसलिए क्योंकि वाटरवेज की बात लिया जाए, ब्रह्मपुत्र के जो नेविगेशन है, ब्रह्मपुत्र से जो ट्रेड होने की बात चलते हैं बांग्लादेश के साथ, इन सब चीजों पे सर्बानंद सोनोवाल अहम भूमिका निभा सकते हैं। और असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, असम में एक दिग्गज चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, और दोनों के साठगांठ में असम को, नॉर्थ ईस्ट को इस मामले में काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि पोर्ट के बात भी किया जाए तो बांग्लादेश के साथ नए पोर्ट बंद रहे, और भारत और बांग्लादेश के जो ट्रेड है उनको लेके काफी डिस्कशन चल रहे हैं और उसमें तेजी आने की बहुत जरूरत है। तो ये दोनों मिनिस्टर इकट्ठे, किरेन रिजिजू जी जिन्होंने एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इससे पहले वो होम मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, अब उन्हें इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिला है, तो ये एक सिग्नल भी है चाइना के लिए, जो अरुणाचल के ऊपर क्लेम करते हैं। वहाँ के ही एक मिनिस्टर को, नॉर्थ ईस्ट के एक मिनिस्टर को, हालांकि सीनियर पोस्ट अक्सर असम के मिनिस्टर्स को ही जाता था, एक नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट के मिनिस्टर को, अरुणाचल से वो पहला कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये एक सम्मान की भी बात है, लोग खुश है। और एक्सटर्नल अफेयर्स में चाइना के लिए एक मैसेज भी है कि अरुणाचल भारत के अहम हिस्सा है, और वहाँ के मिनिस्टर सिंबॉलिक तौर पे ही नहीं है, वो काफी जिम्मेवारी के पोस्ट भी ले चुके हैं। तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है, क्योंकि इससे पहले अगर हम संतोष मोहन जी को छोड़ दे, शायद ही इतने सीनियर पोस्ट में अच्छे पोर्टफोलियो लेके कोई बैठे हैं। पीए सांगमा एक नॉर्थ ईस्ट के दिग्गज लीडर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनके बाद ये सिर्फ मैंने इन दोनों को देखा है इकट्ठे नॉर्थ ईस्ट के इतने सीनियर पोर्टफोलियो लेते हुए, और कम उम्र में। कौशिक जी, असम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य हैं, वहां पर किस तरह का फोकस है बीजेपी का, और कैबिनेट एक्सपेंशन में उन राज्यों के लिहाज से क्या प्रयास दिखे हैं? देखिए, ये फोकस तो नॉर्थ ईस्ट पे है, ये देखा जाता है। जैसे कि अभी कहा आपने, असम और अरुणाचल के जिक्र किया, असम से और एक मिनिस्टर है, ये मैं कहना भूल गया, रामेश्वर तेली, जिनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये एक सिग्नल है कि नॉर्थ ईस्ट मोदी सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है।
और हालांकि हमने देखा है कि लास्ट 3-4 इयर्स में, इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने काफी एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन किया है। अरुणाचल में बीजेपी सरकार है, नागालैंड में मिलीजुली सरकार है, मणिपुर में बीजेपी सरकार है, त्रिपुरा को जीत लिया, मेघालय में भी बीजेपी एक जूनियर पार्टनर है। तो लगभग अगर हम सिक्किम को और मिजोरम को छोड़ दे तो हर स्टेट में बीजेपी सरकार है। और ये जो कब्जा है नॉर्थ ईस्ट पे बीजेपी कायम रखना चाहते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि त्रिपुरा जैसे स्टेट से और मणिपुर जैसे स्टेट से, हालांकि 3 मिनिस्टर ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट को असम और अरुणाचल से दे चुके हैं, इसके बावजूद भी त्रिपुरा और मणिपुर से 2 और मंत्री दिया गया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और त्रिपुरा से एक महिला को मंत्री बनाया गया है। वो काफी अरसे बाद, लास्ट शायद आगाथा सांगमा थी, नॉर्थ ईस्ट से एक मिनिस्टर बनी है, महिला मिनिस्टर बनी है। इसी तरह मणिपुर में आप देखेंगे तो अगले साल इलेक्शन है। मणिपुर में कांग्रेस अभी भी स्ट्रांग है बाकी स्टेटों के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट के, और हालांकि कांग्रेस में काफी टूट आ चुके हैं, कई सारे फ्रैगमेंट में बढ़ चुके हैं और कांग्रेस की पहली शक्ति नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और इसका एक हमारे सामने ये उदाहरण है कि बीजेपी के एमपी को मिनिस्टर बनाया गया है ताकि अगले साल चुनाव में ये पार्टी और पॉपुलैरिटी के साथ जा सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट काफी इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल अफेयर्स और एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो राजकुमार रंजन सिंह को दिया गया है जो मणिपुर से है। और हमने देखा प्रतिमा भौमिक जो त्रिपुरा से, उनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री दिया गया है। रामेश्वर तेली जो असम से है, उनको दिया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। और सोनोवाल जी और किरण रिजिजू को तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है कैसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी बीजेपी उत्साही है। 25 सीटें आते हैं नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा के, तो उनमें अभी जो कब्जा है वो कब्जा बीजेपी डेफिनेटली कायम रखना चाहते हैं। बात आज फुटबॉल की भी, मौका भी है। दुनिया में 2 बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं, फाइनल तक आ पहुंचे हैं। एक तो कोपा अमेरिका कप, जिसका फाइनल अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच रविवार 11 जुलाई को सुबह 5:30 बजे से खेला जाना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय समय के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा यूरो कप का फाइनल है, ये खेला शुरू होगा 12 जुलाई को रात 12:30 बजे। आमने सामने होगी इटली और इंग्लैंड। तो ये जो दोनों महामुकाबले हैं, इनमें किस टीम का पलड़ा भारी है, स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स क्या हैं, किन खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें हैं, ये सब जानने के लिए हमारे आज तक रेडियो के साथी कुमार केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज पांडे और पुनीत त्रिपाठी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सूरज और पुनीत। 2 फाइनल मैच होने वाले, एकदम जबर फाइनल मैच। पहले कोपा अमेरिका कप पे आते हैं, तो अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच ये मुकाबला है। अर्जेंटीना की जो टीम है 1993 में जीती थी कोपा अमेरिका का खिताब। उसके बाद से कोई बड़ा जो मेजर टूर्नामेंट है वो नहीं जीत पाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्राजील की टीम है वो अपने घर में कभी कोपा अमेरिका कप का फाइनल जो है वो नहीं हारी है। और इस टूर्नामेंट की भी बात करें तो 6 में से 5 मैच वो जीत चुकी है। तो क्या कहेंगे किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, पलड़ा अगर आप सिर्फ टीम के हिसाब से देखें तो ब्राजील का पलड़ा अर्जेंटीना से थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि ब्राजील का जो बैलेंस है टीम का वो काफी बेहतर है। लेकिन अर्जेंटीना के पास एक ऐसी ताकत है जो अगर दुनिया में अगर वो एक भी इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीतते हैं लियोनेल मेसी, तो शायद उन्हें एक अधूरा सितारा कहा जाएगा। उनके पूरे करियर के हिसाब से सब कुछ जीता है उन्होंने, क्लब पे 5-6 बैलन डियोर्स हैं उनके पास, यूएफए चैंपियंस लीग है उनके पास, बट अभी तक कोपा अमेरिका तक नहीं जीत पाए हैं। वर्ल्ड कप फाइनल हार चुके हैं जर्मनी के खिलाफ, कोपा अमेरिका फाइनल्स खेल चुके हैं चिली के खिलाफ और हार चुके हैं। तो उनकी जो करियर का एक कंप्लीशन है वो इस टूर्नामेंट, इस फाइनल से। शायद आगे भी खेलें, शायद आगे भी वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें या कोपा में पार्टिसिपेट करें, बट ये उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। और जिस राइवलरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना, अगर वो ब्राजील को हरा के अपना कोपा जीतते हैं तो शायद उनके लिए और बड़ी बात रहेगी। मगर आप सिर्फ टीम पे अगर विचार करें तो मेरे हिसाब से टीम एज अ यूनिट ब्राजील की ज्यादा स्ट्रांग है अर्जेंटीना से। ठीक बात है। मेसी और नेमार, मेसी वर्सेस नेमार बल्कि इसको कहा जाए, तो इसकी तो चर्चा है जोर शोर से। और इसके अलावा किन खिलाड़ियों पे नजर रहेगी? और कोई राइवलरी है जो हमें देखने को मिलेगी सूरज? जी बिल्कुल, जब इतने बड़े खिलाड़ी खेल रहे हो तो निश्चित तौर पर स्पॉटलाइट इन्हीं 2 पर रहेगी। लेकिन
ओवरऑल जैसा कि पुनीत ने कहा, ब्राजील की टीम एक टीम के तौर पर काफी अच्छा खेल रही है। अर्जेंटीना के लिए ये नहीं कहा जा सकता, फिर भी आप सर्जियो अग्यूरो पर नजर रख सकते हैं। इनका विकेट गोलकीपर काफी अच्छा कर रहा है अर्जेंटीना का, जब से एस्टन विला में गया है कमाल की फॉर्म में चल रहा है। और दूसरी तरफ ब्राजील की बात करें तो उनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर है कैसेमीरो, वो जब तक आज जितने मैच खेले मेरे ख्याल से ब्राजील आज तक नहीं हारा। उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना अगर ऑल आउट अटैक जाएगी तो कैसेमीरो को रोकना होगा उन्हें, और अगर अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ ब्राजील अटैक करेगी तो उस अटैक की शुरुआत काफी हद तक कैसेमीरो से ही होगी। सूरज की बात पे ही मैं एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने अगुएरो और इनका नाम लिया। आप लॉटूरो मार्टिनेज को नहीं भूल सकते। पिछले तीनों गेमों में उन्होंने हर गेम में गोल किया है, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। इंटर मिलान के साथ जीता है उन्होंने सीरिया, तो बहुत ही अच्छे उभरते हुए स्ट्राइकर हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग है उनकी बॉक्स में। तो अगर मेसी पे अगर मैन मार्किंग करती है ब्राजील, तो उन्हें उतना ही ध्यान मार्टिनेज पर भी देना होगा। और एमिलियानो मार्टिनेज बेहतरीन फॉर्म में है, जैसा सूरज ने बताया कि एस्टन विला में जब से वो गए हैं उनके गोलकीपर, उन्होंने लास्ट मैच में जो पेनाल्टी सेव की, ऐसा उनकी टीम चर्चा में ऐसा निकल के आया है कि बातचीत में ही उन्हें बता दिया गया था कि मैं कम से कम 2 पेनाल्टी सेव करूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो एमिलियानो को गोल करना मुश्किल होगा। इस तरह से अर्जेंटीना के भी कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो ब्राजील को भी अपनी गेम का स्तर बहुत हाई रखना होगा। एक बात है, बढ़ते हैं दूसरे कप की तरफ। यूरो कप जो है 55 साल के बाद इंग्लैंड की टीम किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। तो पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि टूर्नामेंट में जो उनका सफर रहा है वो कैसा रहा है? टूर्नामेंट में इंग्लैंड का सफर अगर आप देखें तो बहुत ही ऊपर नीचे दर्जे का था। ग्रुप स्टेजेस में वो पहले मैच में स्टर्लिंग ने गोल किया, दूसरा मैच उन्होंने बहुत क्लोजली ड्रॉ किया, फिर तीसरा मैच उन्होंने जीतते हुए आए हैं, बट कन्विंसिंगली उन्होंने जीतना शुरू किया है राउंड ऑफ 16 से, जब उन्होंने 4-0 से हराया। फिर उन्होंने सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। जर्मनी पे उन्होंने जो जीत हासिल की, वो मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था, और उससे उस टीम के प्लेयर्स को भी काफी हद तक ये भरोसा मिला कि वो बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं। आप अगर हैरी केन को देखें तो हैरी केन उस गोल के पहले, जर्मनी के खिलाफ उन्होंने जो सेकंड गोल किया, उसके पहले तक हैरी केन भी उतने अच्छा मतलब प्रदर्शन में नहीं दिख रहे थे, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे पूरे टूर्नामेंट में। स्टर्लिंग ने ही गोल किए थे सबसे ज्यादा, उनके लिए 2 गोल स्टर्लिंग ने ही किए थे ग्रुप स्टेजेस में। बट अब अगर आप उनकी टीम देखें तो डिफेंस इंग्लैंड की बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं कैल्विन फिलिप्स और डेक्लन राइस, वो दोनों बेहतरीन हैं एज पोजिशनल प्लेयर्स, अपनी जगह पूरी बरकरार रखते हैं। दोनों टैक्टिकल फाउल्स करते हैं, जहां पे कवर करना होता है वहां कवर करते हैं। सेकंड बॉल सारे इंग्लैंड जीतती है, क्योंकि उनके जो हेडिंग प्लेयर्स हैं वो बेहतरीन है। हैरी मैगवायर बहुत अच्छे हेडर हैं, जॉन स्टोन्स भी बहुत अच्छा कूदते हैं। तो इंग्लैंड की जो बैक लाइन है वो बहुत ही स्मूथ है। मेरे हिसाब से बुकायो साका को गैरेथ साउथगेट को अपनी राइट विंग देखनी पड़ेगी। सिर्फ वो एक तरह से उनकी जो सेटल्ड लाइनअप है उसमें वो फिट नहीं बैठता है। हाँ, तो इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड की शुरुआत काफी ढीली डाली हुई थी, लेकिन बाद में जब एक बार उन्होंने नॉकआउट में पहुंचने के बाद लय पकड़ी है, उसके बाद से एक बेहद खतरनाक टीम बनते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा पुनीत ने कहा, बुकायो साका की जगह मुझे लगता है कि जेडन सांचो को मौका मिलना चाहिए। और जैसा बुंदेसलीगा का सीजन रहा है, जितने हाइप्ड प्लेयर हैं वो, जितने बड़े प्लेयर हैं, जितनी उनके अंदर क्वालिटीज है, उस हिसाब से इतने बड़े मैच में उनको शुरुआत करनी चाहिए। और बाकी की इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कि एकदम सॉर्टेड है। बेंच इतनी स्ट्रांग है उनकी, ग्रिलिश को लगातार बेंच करके भी वो जीतते हैं, और ग्रिलिश ने दिखाया कि मौका मिलने पर वो क्या कर सकते। इंग्लिश टीम की तो बात हो गई, इटली का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इटली का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इटली की वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, और उनकी जो कोचिंग है। मैं इटली को मैं जर्मनी का फैन रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन मैं इस इटली टीम से बेहद, मुझे उनका जो गेम है वो देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी फास्ट पासिंग खेलते हैं, बॉल को जितना ज्यादा फॉरवर्ड खेल सकते हैं उतना फॉरवर्ड खेलते हैं। पैरेलल पासिंग जो एक तरह से स्पेन 2008 से शुरू किया था स्पेन ने कि हाँ हम हॉरिजॉन्टल पासिंग करके भी गेम बिल्ड कर सकते हैं, इटली पूरा उसके विपरीत गेम खेल रही है।
अगर उसके साइड बैक को मौका मिलता है तो वो हमेशा अपने स्ट्राइकर को ढूंढती है, हमेशा अपने मिडफील्डर को ढूंढती है। ये बहुत बेहतरीन, अट्रैक्टिव, बहुत फास्ट पेस फुटबॉल है। इससे जो उनके टीम के प्लेयर्स हैं उस पर लोड बहुत पड़ता है, उन्हें भागना बहुत पड़ता है, बट इतने ज्यादा पैशनेटली ये प्लेयर्स खेलते हैं। हम सब ने देखा होगा, अगर हम ट्विटर पे या फेसबुक पे इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी जो नेशनल एंथम का जो पैशन है उसमें दिख जाता है कि उनके प्लेयर्स कितने जुनून से खेल रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे टीम में कोई भी स्टार नहीं है, एक भी स्टैंड आउट अलोन स्टार नहीं, जैसे पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्राजील के नेइमार और मेसी और किलियन एम्बापे आप देख लीजिए, या पॉगबा देख लीजिए फ्रांस के लिए। इटली की टीम में कोई स्टार नहीं है। चिरो इमोबिले को कुछ लोग एवरेज स्ट्राइकर कहते हैं, बट चिरो इमोबिले ने इनको 22 गेम अनबीटन स्ट्रीक रही है इटली की, और अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। गोल नहीं मार पाए हैं वो पिछले कुछ गेम्स में, बट अभी भी उनकी कंट्रीब्यूशन आप नहीं कम कर सकते, क्योंकि वो जब भागते हैं तभी लोरेंजो इंसिनियो को जगह मिलती है वो अपना काम कर सके। आप इनकी बेंच देख लीजिए तो बेरार्डी जैसे प्लेयर्स बेंच पे हैं, मैथ्यू पेसेना जैसे प्लेयर्स बेंच पे हैं, जो आते हैं बेंच से और गोल करके टीम को जिता के जाते हैं। तो बेहतरीन रही है इटली की पूरी टूर्नामेंट ही, और इटली मेरे हिसाब से प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स थी और अभी भी है। इंग्लैंड जीत जाए, द कप कम्स होम, बहुत अच्छी है, बट मेरे हिसाब से अभी भी इटली फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, इटली पिछले 33 मैचों से नहीं हारी है ओवरऑल सारे कंपटीशन मिलाकर, और इस बार तो कमाल का ही खेल है। शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, यूरो की सबसे बड़ी जीत थी किसी भी टीम की जो उन्होंने दर्ज की थी अपने पहले मैच में, और उसके बाद ओवरऑल एक टीम के रूप में जॉर्जियो किलिनी और लियोनार्डो बोनुच्ची की डिफेंस को जब आप पार करते हैं तो आपको जियानलुइजी डोनारुमा खड़े मिलते हैं। तो ये जो चीज है, गोल ना खाने वाली बात, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप गोल नहीं खा रहे तो एक गोल कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। जब चिरो इमोबिले और लोरेंजो इंसिनिये भागना शुरू करेंगे तो अपने आप जगह बनेगी। आपके पास किएजा भी हैं और साथ में मार्को वेराटी उनको जब सपोर्ट कर रहे थे अंदर से, तो कुल मिला जुला के ओवर इटली का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे इस फाइनल में। और कमाल में है, और मंचीनी की ये टीम, जब से मंचीनी ने संभाली इटली की कमाल पे कमाल किए जा रही है। इटली का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन वेम्बली में ये मुकाबला होना है और इंग्लिश फैंस जो हैं वो काफी इमोशनल है इसको लेकर के। देखते हैं, ये फाइनल के बाद ही पता चलेगा कि चैंपियन कौन सी टीम बनती है और कौन सी टीम कप उठाती है। आप लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दिन भर में इतना ही। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर मेल कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां कहीं भी चाहे वहां कमेंट कर दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रेगी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।